हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म है। और इससे पहले हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है और होमोजीनियस भी, वेरिएबल सेपरेबल भी, बहुत कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं। और ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखा तभी जाके आपको ये जो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म है वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म है, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम से भी कभी कभी दे देता है, और कभी कभी अगर चैप्टर में ये लिखा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म तो वो भी हमारा दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन होती क्या है, या फिर जो इक्वेशन रिड्यूसिबल होता है एग्जैक्ट फॉर्म का वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छा है, और नहीं बना रहे हैं तो सिर्फ आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। और हम इसमें वर्किंग रूल पढ़ेंगे, और वर्किंग रूल पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन वर्किंग रूल हमारा चेंज नहीं होता है। तो अगर वर्किंग रूल समझ गए तो क्वेश्चन तो फिर आप समझ ही जाएंगे, और क्वेश्चन फिर आपसे कभी भी छूटेगा नहीं, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ कि डेफिनीशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा जो मैंने इससे पुराना लेक्चर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि जैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता था हमारा, ये होता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में हुआ करती थी। फिर हम करते क्या थे कि इसमें से जैसे ये डेवर एम अपॉन डेवर, ये यहाँ पर y है। ठीक है, और अगर ये डेवर n अपॉन डेवर x, ये दोनों अगर सेम हो जाते थे, ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो जाते थे तो हम कह देते थे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसके बाद हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया था, वर्किंग रूल समझा था। अब मान लीजिए कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से, जो इसकी वैल्यू है, एक दूसरे से इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तब फिर क्या होगा, तब फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये जो होता है ये फिर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं, और इक्वेशन को इस तरीके से बनाते हैं कि वो फिर आगे चल के एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाए। और एग्जैक्ट फॉर्म में बनने के बाद फिर हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं जो हम सबको बताते हैं कि ये फॉर्मूला आप लगाइए। ठीक है, एन डी वाई इज इक्वल टू सी, फिर ये फॉर्मूला लास्ट में लगाते हैं। अब यहां पर देखिए कि जैसे ये हो गया हमारा कि ये भाई साहब इक्वल नहीं है। ये जब इक्वल नहीं है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कोई एक ऐसा इससे फंक्शन बनता है। ठीक है, इससे कोई ऐसा फंक्शन बनता है यहाँ पर। ठीक है, इससे कोई एक ऐसा फंक्शन बनता है कि ये फंक्शन हम क्या करते हैं कि एक कोई इंटीग्रल फैक्टर होता है। देखिए, इंटीग्रल फैक्टर मैंने इससे पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालना सिखाया था। तो जैसे कोई इंटीग्रल फैक्टर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे यहाँ से कोई फंक्शन निकलता है एफ एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जब इंटीग्रल फैक्टर होता है तो ये जो भी आता है, मान लीजिए ये आ गया हमारा फाई यहाँ पर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें,
जब इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर जो वैल्यू होती है वही फिर हम क्या कहते हैं कि उसी तरीके के फिर फॉर्म को हम इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, या इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं या फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये देखिए सॉल्व करना है तो इसको जब f(x) कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो सब चीज मैं वर्किंग रूल में समझाऊंगा। अभी क्या है कि अभी आप सिर्फ ये इसके बारे में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है वो अगर समझ गए हैं तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि जो इंटीग्रल फैक्टर निकलेगा हमारा वो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसमें जब मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर जो इक्वेशन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। फिर किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सब चीज हम देखेंगे। तो अब यहां पर वर्किंग रूल समझिए, ठीक है। या आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स के तरीके, क्योंकि भाई देखिए सबको लेके साथ में चलना पड़ता है ना, किसी एक का हाथ पकड़ के नहीं चलना है, हमें सबको लेकर चलना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, सबको ये इक्वेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सबको सीखना है, सबको साथ में चलना है, तो हम फिर यहाँ पर सबसे पहले तो नोट्स बनाएंगे कि नोट्स अगर बन गया तो वो हमारी जो एक नोट्स बन जाती है तो उसको आप बार बार जैसे पलटाएंगे कभी भी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादातर फोकस ये किया करता हूँ कि आपको क्या करूँ कि समझा कर भी भेजूँ और आपको साथ में कुछ देकर भी जाऊँ, ठीक है। तो देकर मैं ये जा रहा हूँ कि आपको एक नोट्स बनाकर दे के जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी समझ तो आप जाएंगे ही क्वेश्चन और ये वीडियो देखकर, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिए कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है। इसके बाद ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जैक्ट नहीं है देन, ठीक है, अगर ये दोनों एग्जैक्ट नहीं हैं, ठीक है, देन हम क्या कहेंगे कि वी कैन रिड्यूस, ठीक है, वी कैन रिड्यूस टू एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में बाय मल्टीप्लाइंग any इंटीग्रल फैक्टर, मान लीजिए वो इंटीग्रल फैक्टर f(x, y), ठीक है, इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप क्या करें कि जब ये हो जाए तो यहां पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, कि आप जब नोट्स पढ़ें तो आपको डायरेक्ट नजर पड़ जाए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल पढ़ेंगे। इतना आप देख लीजिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर हम कोई एक ऐसा
इंटीग्रल फैक्टर हो 5xy, जिसे हम मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद जो इक्वेशन बन जाएगी उसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे, या फिर हम कहेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम वर्किंग रूल में देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए वर्किंग रूल, तो यहां पर जो वर्किंग रूल होता है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानना है और ये इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। जब इस फॉर्म में होगी उसके बाद हमको करना क्या है कि डेवर m अपॉन डेवर x, सॉरी y, ठीक है, ये करना है, निकालना है वैल्यू इसकी भी और इसकी भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद अगर वो वैल्यू सेम नहीं हो रही हैं, जब वो सेम नहीं हो रही हैं तो फिर हम करेंगे क्या, ये देखिए ये दोनों वैल्यू निकाल कर रखनी है। इसके बाद ये दोनों इक्वेशन को, अगर इक्वेशन सेम नहीं हो रही है तो फिर हमें करना क्या है कि फिर हमें स्टेप जो दूसरा होगा, ठीक है, ये आप मान लीजिए ये स्टेप पहला है, स्टेप जो दूसरा होगा उसमें हमें ये करना है कि डेवर m अपॉन डेवर y माइनस डेवर n अपॉन डेवर x, अपॉन में ओनली n। ठीक है, ये रखेंगे। ये रखने के बाद जब ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद फिर हमारा एक fx आएगा, वैल्यू fx कुछ भी हो सकता है। वो वैल्यू fx आने के बाद फिर स्टेप जो तीसरी करनी है, स्टेप तीसरी में ये काम करना है कि हमें निकालना है इंटीग्रल फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि देखिए चैप्टर ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टॉपिक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में IF लिखा करते हैं और ये हम कुछ इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहां पर कोई भी वैल्यू आती है, इसके बाद यहां पर कोई भी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहां कह सकते हैं कि वी कैन हम यहां कह सकते हैं कि वी अरे क्या लिखे हैं यार, यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्या लिखे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग ऑफ इंटीग्रल फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन in equation first, and we have to find a exact form। ठीक है, हम फिर उसके बाद फाइंड पा लेंगे, क्या, एग्जैक्ट फॉर्म पा लेंगे। देन अब भाई
लिखें कहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहेंगे कि देन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। तब हम ये क्या करेंगे कि देन ये वी हैव टू फाइंड एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। देन वी कैन सॉल्व, ठीक है, वी कैन सॉल्व। फिर इसके बाद वही फॉर्म से फिर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जिस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्किंग रूल है। अब वर्किंग रूल समझने के बाद अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हम लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर आपको अपनी बुक से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर नहीं बनते हैं अगर, तो फिर आप एक बार वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि कहाँ समझ में, कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानी हो रही है आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकना, मैं क्वेश्चन देख लूँ। क्वेश्चन तो होना चाहिए हमारे पास, तभी तो बनेंगे, सॉल्व होंगे। हाँ, क्वेश्चन है हमारा भाई, क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप पहले देखिए कि ये फॉर्म में है कि नहीं है। ये फॉर्म में होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? इस फॉर्म में है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, पलटा देंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि m की वैल्यू क्या है, 2y है, एंड n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x log x माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, वही काम करना है। पहले हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है। जब हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर जब पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि पहले 2 आप बाहर रख लो, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पहला, ठीक है, एंड दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरीके से, एंड पहले का डेरिवेटिव फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर y कांस्टेंट रहते हैं, मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में हमें सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म से मतलब रहता है, बाकी चाहे वो y हो, चाहे z हो, चाहे कोई भी हो, वो हम क्या कह देते हैं, वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2 फिर 1 प्लस log x, ठीक है,
एंड माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद आपको करना क्या है, स्टेप जो दूसरा था वो डेवर m अपॉन डेवर y माइनस डेवर n अपॉन डेवर x, ठीक है, अपॉन में कैपिटल N। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2, 1 प्लस लॉग x एंड ये प्लस का y भाई, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना इसमें भी, और फिर यहां पर आएगा n, n क्या है हमारा 2x लॉग x माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो फिर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से x कॉमन ले लीजिए और यहां पर क्या करें, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर 2 अंदर कर देते हैं, ये 2 रहेगा, अंदर 2 जाएगा, माइनस 2 लॉग x हो जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस का y हो जाएगा, और नीचे हमारा x बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से तो भाई साहब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस, तो माइनस हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो जब माइनस बाहर हो जाएगा तो यहाँ आएगा log x, 2 log x माइनस वाई, और यहाँ पर x 2 log x माइनस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा, यही हमारा क्या है, एफ एक्स है, जो हमने क्वेश्चन में जो वर्किंग रूल में बताया था। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आई एफ। आई एफ किस तरीके से निकालते हैं, e की पावर में एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स क्या है माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। ठीक, और इसके बाद e की पावर लॉग x की पावर में माइनस 1, और जब इस तरीके से होता है तो हम सिर्फ ये देखते हैं, और ये हो जाता है x पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1 अपॉन एक्स आया। अब इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करा देना है, मतलब इसमें हमें मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर क्या आता है, देखिए देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि मैथ जो होती है वो आसान होती नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, मैथ को, है ना, ये हमेशा याद रखिए। अब देखिए मैंने क्या किया है, देखिए आप हमेशा क्या किया कि मैं आपको मैथ सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए तो आप कॉन्सेप्ट इस तरीके से ना पढ़िए कि जिस तरीके से हम कुछ स्टोरी पढ़ रहे हो। हम हमेशा कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ा करते हैं कि सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप उसे पता कीजिए। कि जैसे चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, तो ऑर्डर और डिग्री तो आपने पढ़ा ही है कि ऑर्डर क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है ना। अब इसके बाद जब आपने वो समझ लिया, उसके बाद अगर उसका टाइप भी आ रहा है, जैसे मैंने ये पढ़ा कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, है ना, तो सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि ये जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है वो होती क्या है ना। जब वो आप पता कर लेंगे उसके बाद फिर आप वर्किंग रूल सोचा कीजिए। अगर वर्किंग रूल नहीं है बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्किंग रूल बना सकते हो। ठीक है, वर्किंग रूल कैसे बना सकते हो, वर्किंग रूल बना सकते हो आप क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, कि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से लगा है,
जिस हिसाब से क्वेश्चन लगा है उस हिसाब से आप वर्किंग रूल पहले लिख लिया करो कि वर्किंग रूल में पहला स्टेप हमें ये करना है, दूसरा स्टेप हमें ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। इससे ये हो जाता है कि इंसान परेशान नहीं होता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, किस तरीके से हम ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे हम सॉल्व करें, अगर वो पता नहीं है तो फिर आप अटक सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें वर्किंग रूल पढ़ लिया हमने, या वर्किंग रूल हमने खुद से बना लिया है कि इस तरीके से करना है, फिर आप क्या कीजिए कि वर्किंग रूल पढ़ने के बाद बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। देखिए, मैंने वर्किंग रूल कभी कभी कुछ बुक्स में वर्किंग रूल होते हैं, कुछ बुक्स में वर्किंग रूल नहीं होते, कुछ टॉपिक के होते हैं, कुछ टॉपिक के नहीं होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम क्वेश्चंस को देखकर वर्किंग रूल समझ सकते हैं। अब फिर वर्किंग रूल पहले लिख लीजिए, है ना। ये आलस ना कीजिए कि आप आलस कर लें, अरे यार वर्किंग रूल क्या है, एक बार क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन अगर वो आपने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर दूसरे तरीके, फिर तीसरे तरीके के अलग क्वेश्चंस आ गए, मतलब कहने का है कि होमोजीनियस आ गया, एग्जैक्ट फॉर्म आ गया, लीनियर डिफरेंस है, फिर उसमें आप क्या करेंगे, है ना। और अगर वर्किंग रूल समझे हैं आप, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है मैथ को आसान बनाने का, क्योंकि मैथ आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। वरना सबको मैथ अच्छी नहीं लगती है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि मैथ में इंसानों का सर दर्द होने लगता है। वो पता है वो कहाँ पर डरते हैं मैथ सॉल्व करने, वो ये सोचते हैं कि अगर एक स्टेप हमारा गलत हुआ तो समझो कि पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया, ये सोचते हैं मैथ से जो डरते हैं, ठीक है। कि अगर हमने एक, जैसे कोई एडिशन होता है, एडिशन में अगर हम थोड़ा सा प्लस माइनस वाला या कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो वहीं पर क्या कह देते हैं कि अरे यार अगर प्लस माइनस वाला गलती हो गई तो हमारा क्वेश्चन सब बेकार हो जाएगा। तो वो डर की वजह से उनको मैथ अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये सब डर, देखिए डर तो हर जगह है, लेकिन यार डर से डरना थोड़ी चाहिए, है ना। तो अब देखिए, अब जैसे ये हो गया, अब हमें मल्टीप्लाई कराना था, तो यहां पर जैसे मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2x log x अपॉन x, ठीक है, माइनस x अपॉन y अपॉन x, फिर ये dy हो गया, प्लस 2y अपॉन x, ये dx हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये x से ये x कैंसिल, इस x से इस x को कैंसिल करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 log x माइनस y, ठीक है, dy प्लस 2y अपॉन x dx इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप क्या करेंगे मैं समझा देता हूं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अब ये नहीं करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव m का करें, n का करें, वो सब नहीं करना है। हमें सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखना है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू c वाला, ठीक है। जब ये आप फॉर्मूला रखेंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर देखिए यहां पर क्या करेंगे कि m की वैल्यू क्या है ये, लेकिन हाँ m की वैल्यू क्या है, m dx, तो यहां पर आप रख लीजिए 2y अपॉन x, ठीक है, एंड dx प्लस, लेकिन इसमें x कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये हमने आपसे पहले ही कह चुके हैं कि इसमें x कंटेंट नहीं होता है, और ओनली और इसमें y कंटेंट तो रहता है, इसमें x कंटेंट नहीं रहेगा, ठीक है, ये n का है ना, इसमें x कंटेंट नहीं रहेगा, और इसमें क्या होता है कि y कंटेंट रहता है, लेकिन y हमारा हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें तो x वाला नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या,
ये माइनस हो जाएगा y dy वाला, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद इज इक्वल टू सी। अब सॉल्व कीजिए इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको, तो ये dx का है तो ये हो जाएगा log x, ठीक है, माइनस फिर ये y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4y log x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2c बराबर c, ये c आएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4y log x माइनस वाई स्क्वायर फिर सिर्फ और सिर्फ c बचेगा इज इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट फॉर्म का, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिए जो एम डी एक्स होता है इसमें y इज कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें डू नॉट कंटेन x, ओके। तो ये हमेशा याद रखिए। तो चलिए आज तो देखिए ये टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। और अब देखिए इसमें सब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए, और अब कोई बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप एक बार अगर इन्फॉर्म कर देंगे, मुझे बता देंगे कि भाई ये वाला टॉपिक हमें समझा दीजिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, तो मैं आपको समझा दूंगा। और इसी तरीके के जितने भी मैंने लेक्चर अभी अटेंड किए हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के, तो आप सब लेक्चर देख डालिए। देख डालने के बाद फिर आप एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाइए खूब सारे। और उसके बाद अगर आपसे कोई भी कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 8299141035, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया है। कोई भी परेशानी हो आप कॉल कर सकते हैं 8299141035 पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस तरीके से समझा कि मैं आपको क्वेश्चन और आपको टॉपिक समझा सकता हूँ। और ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।